डॉक्टर आलोक, मुझे तो लगता है जैसे बयान आया, मैं आपको सुनाता हूँ 2 लाइन बयान में। सेंगोल राजदंड की स्थापना पूजन में केवल दक्षिण के कट्टरपंथी ब्राह्मण गुरुओं को बुलाया जाना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार का यदि पंथ निरपेक्ष संप्रभु राष्ट्र भारत में विश्वास होता तो देश के सभी धर्म गुरुओं, बौद्ध, जैन, गुरु ग्रंथी साहिब, मुस्लिम, ईसाई धर्मगुरु सबको बुलाया जाना था। फिर नीचे बहुत 2-3 बयानों के बाद में ब्राह्मणवाद को स्थापित करने की का कुत्सित प्रयास कर रही है बीजेपी, भाजपा सरकार। सेंगोल राजदंड की स्थापना करके राजतंत्र पर जा रही है। मुझे तो लगता है कि ऐसा ही नहीं हो कि आपको सही में यूरेशिया पहुंचा दे, आपके नाम में पांडे लगा हुआ है। आलोक जी, भूपेन जी, हम थोड़ा पीछे आते हैं। अगर हमको भगाना पड़ेगा तो पहले मुगलों और तुर्कों को भगाना पड़ेगा इस देश से। हम बाद में जाएंगे ना, पहले ये ले जाएंगे, पहले तो मुसलमान जाएगा ना। बाबर आया था ना हमला करने, हम हमला करके नहीं आया था। अगर इतिहास की वो थ्योरी मान ली जाए कि ब्राह्मण यूरेशिया से आया था, तो उस थ्योरी में भी हम हमलावर नहीं थे। ये कोई प्रमाण नहीं मिला कि आप ब्राह्मण हमला करके आए थे। हम तो भिक्षा मांगते खाते चले आए होंगे अगर वहां से आए थे। तो हमलावर तो बाबर था। और जिससे बाजार में वहीं से आए होंगे तो नहीं, हमने कहा थ्योरी, इट्स अ थ्योरी। अगर मान लेते हैं तो थ्योरी में तो बाजार में बाबर ने इस देश के हिंदुओं का गर्दन काट के मुंड लगा दिया था बाबर ने। तो फिर बाबर वाले उनके पूछने वाले पहले जाएंगे ना। हम क्यों जाएंगे? पहले मुगलों को भगाओ, फिर तुर्कों को भगाओ, फिर हम भी चले जाएंगे। फिर देखते हैं देश कैसे आगे बढ़ता है। एक अभी मध्य प्रदेश के एक मुस्लिम आईपीएस ने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है, उसने पुस्तक लिखी पूरी, तो इस देश को ब्राह्मणों के हाथ सौंप दीजिए, विश्व शक्ति बन जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, एक मुस्लिम आईपीएस कह रहा है। बुक ही लिखिए। आप अपने इधर के आईएएस की बुक भी पढ़ लेते। वो गजबा हिंद चालू करना चाहते हैं, वो भी आईएएस ही थे, निलंबित जी बिल्कुल। तो मैं जो विचार सूट करेगा वही बोलूंगा ना। सेलेक्ट करने की, चुनने की आजादी मेरे पास भी है। चलिए अब आते हैं मेन बिंदु पर। उन्होंने कहा कि ये जो आपका टॉपिक है कि ब्राह्मणी परंपरा को डाल रहे हैं ब्राह्मणों को। शैविज्म में जो दक्षिण का व्यवस्था है, इसमें ये नॉन ब्राह्मण होते हैं। नैनार और अलवार, नैनार शैव है, अलवार वैष्णव है। ज्यादातर जो दक्षिण के ब्राह्मण है वो वैष्णव अलवारिज्म को मानते हैं। और जो शैविज्म यानी नैनार है, ये दलित और ओबीसी आते हैं। तो इस देश में संसद का उद्घाटन करने वाले अगर जाति आधार पर जो मौर्य जी कह रहे हैं, तो दलितों और ओबीसी ने किया है। जो भी व्यक्ति गिरुआ पहन लेगा वो ब्राह्मणी है, इतना मौर्य जी की अपनी आंखों में पट्टी लगी है। संत की कोई जाति नहीं होती। लेकिन अगर वो जाति का दिखावा ही करना चाहते तो मैं बता दूं, इनमें से कोई ब्राह्मण नहीं होगा। जितने लोगों ने उद्घाटन किया है, एक भी ब्राह्मण नहीं निकलना चाहिए, जहां तक मेरी जानकारी। बाकी आप मीडिया है, आप पता कर लीजिएगा। क्योंकि जो नैनार होते हैं वो नॉन ब्राह्मण्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स ज्यादातर नॉन ब्राह्मण्स है। इसलिए ये जो ब्राह्मणवाद के फैलाव की बात कह रहे हैं, ये सरासर मौर्य जी अनभिज्ञता की वजह से कह रहे हैं। हालांकि मैंने मीडिया में बाइट देखी है, उसमें बहुत सारे बौद्ध और दूसरे लोग भी थे। सर्वधर्म प्रार्थना भी होती है। तो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। दूसरी बात एक लाइन और बोल दूं मैं, देखिए ये अंध विरोध की राजनीति है, ये सस्ती राजनीति है, ये लोकतंत्र का मजाक बना रहे हैं विपक्ष के लोग। ये सारे लोग मजाक कर रहे हैं। ठीक है जी, मेरा कहना है कि एक तो ये जो कहा कि ब्राह्मणों से करवा दे, तो मैंने पहले बताया था कि जो शैव है वो नॉन ब्राह्मण मानते हैं। ज्यादातर आप देखिए, उसका देखिए जाके सारे नॉन ब्राह्मण होंगे, लेकिन संत है। हम जब बात करते हैं इस मेजोरिटी की, तो फिर ओबीसी, दलित और ठाकुर और पंडित ले आते हैं। और जब इस देश में माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मुसलमान होता है, वो 72 भागों में बटा होता है। हिंदू 4 भागों में बटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और मुस्लिम 72 फिरकों में बटा हुआ है। तो अगर हमें आपत्ति है कि बार बार ब्राह्मणिकल और दलित और ओबीसी, तो फिर मुसलमानों को मुसलमान न कहा जाए, उन्हें सिया, सुन्नी, अहमदिया ये कहिए। मेजोरिटी को आप जाति में बांटते हैं और माइनॉरिटी का केवल धर्म बताते हैं, ये गलत है। अगर मुस्लिम है उधर तो इधर हिंदू है, अगर इधर क्षत्रिय की बात कहते हैं, इधर ओबीसी की बात करते हैं, तो उधर फिर सिया है, सुन्नी है, गद्दी है, बरेलवी है, अहमदिया है। फिर मुसलमान मत कहिए।
तो ये एक तरफ पूरा धर्म होता है, एक तरफ जातीय समूह होता है। इस तरह देश को मत बांटिए। अगर बांटना ही है तो बराबर का बांटिए, बराबर का नपना रखिए, पैरामीटर एक रखिए। मुझे याद आ गया एक बयान, मजबूत है और विपक्ष तानाशाही कर रहा है। हम तो ये बात फासिस्ट गवर्नमेंट है और हिटलर है गवर्नमेंट, ये सब सुनते हैं मोदी जी के लिए। देखिए भूपेंद्र जी, लोकतंत्र मजबूत होता है इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि विपक्ष के पास कितनी आजादी, तो संपूर्ण आजादी है। चाहे जो कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री को जाने क्या क्या कहते हैं, और उसके साथ देखिए आज विरोध तो कर ही रहे। दूसरा, विपक्ष मजबूत हो इसकी ठेकेदारी शब्द कह दे रहे हैं, या इसकी जिम्मेदारी, मैं करेक्ट करता हूँ शब्द को, इसकी जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है क्या? बीजेपी कहेगी हम भी जीते तुमको भी जितवाएं, आओ भाई विपक्ष मजबूत है। कांग्रेस ने ऐसे ही किया था कि भाई हम जीत रहे हैं, बीजेपी भी जीते। तब तो कांग्रेस मखौल उड़ाया करती थी कि 2 सांसद वाली पार्टी है बीजेपी। बीजेपी को क्या सत्ता हाथ में रख के दे दिया कांग्रेस ने? आप अपने योजनाओं को, अपने विचारों को जनता तक लेके जाइए, फिर जनता तय करेगी कि आपको सत्ता पक्ष में रखना है, विपक्ष में रखना है। अब कह रहे बीजेपी पोलाइट नहीं विपक्ष के लिए, कांग्रेस पोलाइट थी विपक्ष के लिए। अखिलेश यादव जब यूपी में सत्ता में थे तो बीजेपी के लिए पोलाइट थे। कौन जो सत्ता में होता है वो चाहता है कि हमें सत्ता छोड़ना पड़े। लेकिन ये तो आपके काम, आपके कर्म डिसाइड करते हैं और जनता डिसाइड करते हैं। अच्छे काम करोगे जनता को समझ में आएगा तो रखेगी। 2014 में जनता ने रखा, 2019 में फिर रखा। अगर जनता को लगेगा कि 24 में रखना चाहिए तो रखेगी, नहीं तो हराएगी। कर्नाटक बीजेपी हारी, गुजरात में इतिहास रचा। जनता बड़ी समझदार है, जनता बड़ी समझदार है। जब हम दिल्ली का कवर कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ज्यादा सीट देने की जरूरत नहीं है बीजेपी को, वो अहंकार आ जाएगा, इनको दिल्ली हरा दो। जनता बड़ी समझदार ऐसा बोलती थी जनता। सवेरे देखिए विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जीतते हैं और लोकसभा में अरविंद केजरीवाल को 0 मिलता है, दिल्ली से 0। 7 की 7 सीटें जो है बीजेपी को जीत जाती है। तो जनता समझदार है ना, वो तो विधानसभा के लगता है बिजली पानी फ्री देते हैं, अरुण भाई को लेके आओ, कम से कम लाइट पानी का खर्चा बचेगा। और जब दिल्ली के शासन चलाने की बात होती है, राष्ट्रीय शासन चलाने की बात होती है, बोले ना इस आदमी को मैं लेके आओ, 200 रुपए की शर्ट पहनता है और 170 करोड़ के मकान में रहता है। भूपेंद्र जी देखिए, देश में दुर्भाग्य, 2 बिल्डिंग बनी कोरोना काल में, दोनों की जानकारी आई। एक बनी भारतीय पार्लियामेंट, उसको लेके विशेषज्ञ कहते कोरोना काल में तुमने बिल्डिंग बनवा दी। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री शीश महल बनाता है, वो भी कोरोना काल में बनाता है। और उत्तर भारत के यूपी बिहार के मजदूरों को मरने के लिए छोड़ देता है। दिल्ली के बाहर बसों में ठूस के बाहर फेंक देता है। उसके लिए किसी के मुंह से कुछ निकलता नहीं, सेकुलर सूरमाओं के मुंह से। वो भी तो मकान बनवा रहा था अपना, ये तो पार्लियामेंट बन रही थी। अरविंद केजरीवाल तो मकान बनवा रहे थे और दिल्ली के मजदूरों को दिल्ली से बाहर ठूस के फेंक रहे थे। देखिए दोहरा चरित्र देश के विशेषज्ञों का। बोलिएगा मैं था, वो उसकी व्यवस्था भी करा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं आप जी। और देखिए वो बंदा मतलब भूपेंद्र जी देखिए, वो बंदा 300 रुपए की शर्ट पहनता है लेकिन 170 करोड़ रुपए की बिल्डिंग में रहता है। जमीन की कीमत अलग है। 22 तो फ्लैट उसने खरीदे, आप बताओ करके जो मिला है वो कीमत अगर जोड़ दीजिए तो 177 करोड़। और जमीन अलग, जमीन कीमत जोड़िए तो बहुत ज्यादा होता है। और वो बंदा कब कर रहा था काम? जब कोरोना काल था। समीरेंद्र चटर्जी जी हमारे साथ है, फॉर्मर IAS। बहुत स्वागत है सर। आप सर जब कुछ बोल रहे थे। देखिए एक्चुअली क्या है ना कि पहली बात ये सबने कहा इससे उनकी हिंदी कम अच्छी है, इससे फर्क भी नहीं पड़ता कि हिंदी ज्यादा अच्छी है कम अच्छी। हमारे दिल में भारतीयता है, इट्स इम्पोर्टेंट, बस उससे ना कुछ फर्क नहीं पड़ता। तमिल है तो उसकी हिंदी अच्छी कम अच्छी हो गई, तो बंगाल में है तो भी या मेरी अंग्रेजी कम अच्छी हो सकती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम अपनी बात को कम्युनिकेट करें, बस ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात आप देखिए, मुझे ये खुशी होती है कि कम से कम देश का जो ब्रेन है, एलीट ब्रेन में IAS को मानता हूँ। बहुत कठिन एग्जाम होता है, वहीं से शुरू होता है, क्योंकि यूपीएससी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ सिविल सेवा की तैयारी कराने, तो उस ब्रेन की क्षमताओं को मैं जानता हूँ। और फिर वो इतने साल तक वो सीखते हैं, ब्यूरोक्रेसी में रह के रिटायरमेंट तक आते आते वो कॉमन पीपल नहीं रह जाते। वो बहुत ट्रेंड ब्रेन होता है। अगर वो भी अगर ऐसा सोच रहे हैं, आपने अच्छा किया सर को बुलाया, तो इसका मतलब है कि फिर बिल्कुल निष्पक्ष बात है कि देश सही दिशा की तरफ जा रहा है। भूपेंद्र जी, दूसरी बात जो मैंने सर के आने के पहले कहा था कि हम लोग 1947 के बाद की चीजें याद रखेंगे क्या?
हम चोल क्यों याद नहीं कर सकते? हम पाल वंश क्यों याद नहीं कर सकते? हम सेन वंश क्यों याद नहीं कर सकते? अभी जैसे मैं एनसीईआरटी की बात करता हूँ, कांग्रेस शासन काल में जब एनसीईआरटी बनी तो वैदिक विनय गायब कर दिया उन्होंने, वैदिक है ही नहीं। इंडस वैली के बाद सीधे आप दूसरा पढ़ाते हैं, गायब कर दिया बीजेपी ने अभी। अरे भूपेन जी, अलामा इकबाल संस्कृति का हिस्सा नहीं है, वैदिक पूरा आधार है इस देश का। आप देश का आधार गायब कर देते हैं बच्चों के पढ़ाई से, और आप कहते हैं आप सेकुलर है। सेकुलरिज्म के लिए आप वैदिक कल्चर नहीं पढ़ाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं इस देश की संस्कृति का आधार आप पढ़ाना बंद कर देते हैं। इंडस वैली की स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं गई तो उस संस्कृति को हम केवल उसके स्ट्रक्चर से जान पाते हैं। उसका सेकंड ओल्डेस्ट कल्चर हमारी वैदिक है, जिसको हम जानते हैं, हम इसके लिए हमारे पास टेक्स्ट उपलब्ध है। आपने वो एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं रखा। तो सेकुलरिज्म के नाम पर, पंथ निरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं को क्रश करना, हिंदुओं को डिमोरलाइज करना, हिंदू कल्चर को कमजोर करना, बस यही रह गया। ये जो सिंबल है, उसके बाद भूपेन जी एक मिनट मुझे दीजिए। भूपेन जी, मुझे एक चीज याद आ गई। स्वामी विवेकानंद को मैंने करीब 10,000 पेज पढ़ा। एक घटना उससे मैं बताता हूँ। विवेकानंद जी जा रहे थे इंग्लैंड, बहुत फेमस घटना है। एक वहां का ईसाई पादरी डेक पे बात कर रहे थे खड़े हुए, वो हिंदू धर्म की बुराई करने लगा। स्वामी जी को बहुत तेज गुस्सा आया, उनका हिंदू धर्म की बुराई करना बंद कर दीजिए, वरना मैं तुमको उठाऊंगा और समुद्र में फेंक दूंगा। संत होकर के उन्हें क्रोध आ सकता है, अपने धर्म की बुराई नहीं सुनते वो। तो हम तो कॉमन पीपुल है, हमारे अंदर क्रोध ज्यादा होगा उस तो यही तो आरोप लग रहा है कि असहिष्णु है। अभी कुछ दिन पहले बोला गया था डॉक्टर आलोक असहिष्णु है। भूपेन जी, अपनी संस्कृति की रक्षा करना ये भारत का फंडामेंटल राइट में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक क्या दिया है हमको? भूपेन जी, नाम बना, माइनॉरिटी शब्द है बट मेजोरिटी शब्द कहाँ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? रिटर्न में तो मेजोरिटी है ही नहीं। बताइए, मेजोरिटी कहीं लिखा है? माइनॉरिटी ऑफ द पीपल। और अगर हिंदुओं के लिए कुछ दिया है तो सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दे सकती है ओबीसी 80, इसके सिवाय कोई शब्द नहीं। हिंदू तो है ही नहीं, मेजोरिटी है नहीं। द वर्ड इज माइनॉरिटी। और संविधान में जो रिटर्न होता है उसकी वैल्यू होती है, इसीलिए इस देश में मेजोरिटी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि रिटर्न में ही नहीं मेजोरिटी। मेजोरिटी ऑफ द पीपल के लिए क्या है संविधान में, बताइए। तो इसलिए मेरा विरोध है कि समग्रता से पढ़िए। हम 18 राज्यों में क्यों रह गए हिंदू मेजोरिटी में? दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, हम खत्म हो गए तो हजारों सालों की लिगेसी खत्म हो जाएगी। और हम 18 राज्यों में क्यों मेजोरिटी में रह गए भूपेन जी? इसको भी समझना होगा, हम अपने आप को खत्म करते जाए। हमारी ड्यूटी है अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करना, और हमारा राइट है अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें एक कहा जाता है देश संविधान से चलेगा, अभी बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। दोनों चीज में तो लोग बोलते हैं संविधान से चलेगा कि हिंदू राष्ट्र से चलेगा? संविधान से चलेगा, संविधान अमेंड हो जाएगा। हमारा संविधान तो अमेंडेबल है ना। सेकुलर था क्या बी आर अम्बेडकर जी के संविधान में? क्या सेकुलरिज्म शब्द था? इट वॉज अमेंडेड इन 1976, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 42वें संविधान संशोधन से इसे जबरदस्ती इम्पोज किया गया ड्यू टू फॉरेन दबाव। मैं उस राष्ट्र का नाम क्या लूं? तो विदेशी शक्तियों के दबाव में पंथ, यस, 42nd अमेंडमेंट में पंथ निरपेक्षता डाला गया जबरदस्ती। हमारी आत्मा में पंथ निरपेक्षता नहीं था कम से कम रिटर्न में। और रिटर्न आने के बाद जितनी धार्मिक कट्टरता आपको इस देश में दिखाई दी है वो 42nd अमेंडमेंट के बाद ही दिखाई दी है, इसके पहले नहीं। तो जानबूझ के हमें कट्टर राष्ट्र बनाया गया है क्योंकि इससे देश कमजोर हो, देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी कमजोर हो। तो प्रियम्बल में जहां हम देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी की ओथ लेते हैं बंधुता को बढ़ाने के लिए, लिवलीहुड को बढ़ाने के लिए, ब्रदरहुड को बढ़ाने के लिए, वही सेकुलरिज्म इंपोज कर दिया गया। तो कंट्रोडिक्टरी चीजें प्रियम्बल में डाल दी गई, इसीलिए सेकुलरिज्म नहीं था, क्योंकि पंथ निरपेक्षता देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को कमजोर करता है। समीरेंद्र जी, ये जो इस समय नई संसद बनाई गई, मना सकते हैं, क्या बोल रहे थे आप? बस बीजेपी हार जाए चुनाव में, मान जाए, मतलब बीजेपी काम करना बंद करते, विपक्ष सत्ता में आ जाए, बस मान जाएंगे फिर सब ठीक है, ठीक है। एक ही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। वो अपना काम करना बंद कर दे, वो मान जाएंगे। लेकिन भूपेन जी, भारत को एक नजर से देखते हैं। चलिए नॉर्थ ईस्ट चलते हैं। पूरा नॉर्थ ईस्ट में हाईवेज, ब्रिजेस, पुल
नॉर्थ ईस्ट में क्योंकि मेरी वाइफ केंद्रीय विद्यालय में है, लेक्चरर है, तो वो नॉर्थ ईस्ट की बहुत बड़ा काम है। जी, तो नॉर्थ ईस्ट में कुछ हमारे परिचितों में है जो प्रिंसिपल है केजी में, उन्होंने कहा, पर्सनल बात बता रहा हूँ, कि वहां अगर नॉर्थ ईस्ट के लोगों से आप मोदी की बुराई करते तो पीटने लगते हैं, लिटरली सबसे पीटने लगते हैं कि तुम मोदी की बुराई नहीं कर सकते। ये मैं किसी मीडिया की बात नहीं बता रहा हूँ, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मेरे लोग हैं जो बताते हैं, वो कहते हैं मोदी की बुराई नहीं सुनेंगे। अब आइए वहां के डेवलपमेंट को देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट को। आइए वेस्ट में, जम्मू कश्मीर में ऐसी टनल बनाई जा रही है जो कच्चे पहाड़ों में, जो मिट्टी के पहाड़ हैं, उनके अंदर डाली जा। अभी परसों खबर मीडिया की, और वो नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचा है। आइए रेलवेज में देखिए, डबल रेल ट्रैक था, हम से 4 लेन बना रहे हैं, सब जगहों पर रेलवे में ही अंडर पासेस बना रहे हैं। आइए हाईवेज पे आइए, अमेरिका के बराबर का एक्सप्रेस वे हमने बना डाला। एम्स पे आइए, तो आप देश बदल रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। अब जनता ये नहीं कह सकती है कि अभी मैं बुराई करता था उत्तर प्रदेश, मेरे गांव के पास है तो रोड नहीं बनती, मैं हमेशा कहता था, इस बार गांव क्या वहां की रोड भी बन गई, अब मैं वो भी बुराई नहीं कर सकता। मैं बुराई भी तो ढूंढूं तो कैसे? जब अखिलेश यादव सरकार थी उत्तर प्रदेश में, मेरे गांव में 4 घंटे लाइट आती थी, वायर जलता था, कानपुर से 25 किलोमीटर दूर है केवल। अब 18 घंटे लाइट आती, बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है मान लीजिए, तो 14-15 घंटे तब भी आती, नहीं तो 22 घंटे भी रहती है। और थोड़ा अच्छे पावर के साथ में आप कूलर भी चला लेते हैं, पंखे भी चला लेते हैं। उसके साथ 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, भूपेंद्र, जिसको मिसकोट किया जाता है। 80 करोड़ सरकार ने कहा जिसको चाहिए वो ले ले, 80 करोड़ सारे गरीब नहीं है। मेरे पिताजी चले गए एक बार, हमने कहा पापा आप जा रहे हो, तो हम इको स्पोर्ट लेके पहुंच गए। हमने कहा पापा कार अफोर्ड करते हैं, आप ले रहे हो? बोले बेटा हम नहीं लेंगे तो राशन वाला तो ले जाएगा। तो एक बार लेके फिर हमने मना किया, हमने पापा आज चले चलो, अब आप न जाओ, आप तो छोड़ो, वो राशन वाला ले न ले। तो 80 करोड़ में 80 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे, इसलिए राशन लेने जा रहे हैं, ये मेरी घोर आपत्ति है। सरकार ने कहा जिसका मन हो ले लो। कोरोना काल में वो अगर वो लगाती फिगर तो बहुत लोग भूखे रह सकते थे, तो वहां उसने फादरली काम किया कि कोई भूखा न सोए। एक घर में 35-40 किलो राशन पहुंच जाता है, 1 लीटर तेल पहुंच गया, 1 किलो चना पहुंच गया, नमक पहुंच गया, तो उसने एक मतलब पूरे इतने लोगों के जो चाहिए वो ले लो, लेकिन भूखे मत सो, काम छूटेगा। -27% ग्रोथ चलेगी भारत में, -27। और अगर हम 6% ग्रोथ लेके जाते हैं तो भूपेंद्र जी हमने 33% ग्रोथ किया, 33% कोरोना के बाद। तो बुराई करने की बात कुछ भी करते रहे, 33% ग्रोथ हमने किया, -27 कवर करके 0 किया, 0 के बाद 6-7% किया, और 6% प्लस पूरी दुनिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। चाइना भी नहीं है, कोरोना की उस मार से नहीं उभरा हो। तो अब हम कुछ कि अब ये खराब वो खराब, ठीक है, 142 करोड़ के देश में सारी चीजें एक साथ बदल नहीं सकती, बट देश बदल रहा है, देश पॉजिटिवली बदल रहा है, इसमें कोई डाउट मैं नहीं करता। हाँ, कमियां हैं, कमियां रहेंगी, वही 97% और 99% वाली। जी वो ठीक है, 2 घंटा होने को आया है, सभी लोगों का बड़ा धन्यवाद। कुछ लास्ट, वो जो फ्लक्चुएशन